हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें। आज का जो ये सेक्शन है विश्व का भूगोल पार्ट 3 हम देखेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एशिया महाद्वीप बताया हुआ है और आपका एशिया महाद्वीप हो गया और जो है अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये दो महाद्वीप मैं क्लियर कर चुका हूं। आप लोगों के जो आईएमपी फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता चुका हूं। आज के इस भाग में हम यूरोप महाद्वीप को कवर करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि विश्व स्तर पर और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो फेमस पॉइंट है वो बताऊंगा, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की जो संभावना है या पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीप के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप। तो ये आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप का मैप जो कि एशिया से लगा हुआ है। बात करते हैं, यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया। और ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप भी जो है यूरोप है। तो ये भी एक आईएमपी फैक्ट है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो वो उसका आंसर जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी डेजर्ट नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। ऐसे ही एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बनता है। जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी यहां डिस्कस कर लेता हूं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसपे ज्वालामुखी नहीं है, वॉल्केनोज नहीं है। ठीक, ज्वालामुखी नहीं है, तो वो हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस टाइप के फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि यूरोप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी यूरोप महाद्वीप जो है उसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका जो थर्ड वाला हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। चलिए, तो अब जो है कुछ मैप व्यू देख लेते हैं कि कौन सी स्थिति, पर्वत, नदी कहां पे है इस मैप के थ्रू। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरोप के अधिकांश देश तीनों ओर से जो है आपके सागर से घिरे हुए हैं, जिसके कारण इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब रहता है कि तीनों ओर से आप पानी से घिरे हो या समुद्र से घिरे हो तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसके पूर्व में यूराल पर्वत है। तो पूर्व कौन सा हो जाएगा? पूर्व का हिस्सा ये हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा पूर्व का हो जाएगा। तो देखते हैं यूराल पर्वत पूर्व में कहां पे है। ये जो दिखा आपको ये है यूराल पर्वत, पूर्व में यूराल पर्वत। उसके बाद बात करते हैं यूराल नदी की। तो ये है आपकी यूराल नदी। बात करते हैं दक्षिण में जो है आपका भूमध्य सागर है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका ये कैस्पियन सागर है। इसके दक्षिण की बात चल रही है तो भूमध्य सागर आपका कहां होगा? पहले अच्छा इनको देख लेते हैं जो लाइन से आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैस्पियन सागर है आपका, कैस्पियन सागर ये हो गया। उसके बाद ये जस्ट यहां पे काकेकस पर्वत हो जाएगा आपका। और दक्षिण में जो मैंने बताया हुआ था आपको कि भूमध्य सागर है, तो वो इस साइड पे होगा। यहाँ पे ब्लैक सी की बात कर लेते हैं तो इसके जो दक्षिण काला सागर है, भूमध्य सागर है, फिर उसके बाद काला सागर भी है। तो काला सागर आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में कि ये काला सागर है। देन अगर हम बात करें तो ये आपका भूमध्य सागर आ गया दक्षिण दिशा के अंतर्गत, जो कि मैंने यहाँ पे बात की थी। काकेकस पर्वत भी हम देख लिए हमने, काकेकस पर्वत जो काला सागर से सटा हुआ है आपका काकेकस पर्वत। और अगर हम कुछ चीजों की बात करें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, या स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं जिब्राल्टर जल संधि से, जो कि बहुत ही आईएमपी है। और यहां पे आप देख सकते हो ये है आपका उत्तरी सागर,
ठीक, ये हो गया आपका उत्तरी सागर। चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो बाल्टिक सागर है ये आपका, और ये है आपका जो है अटलांटिक महासागर। बाल्टिक सागर का भी एक हम फैक्ट देखेंगे जब कील नहर की बात आएगी, उस समय हम बाल्टिक सागर का फैक्ट देखेंगे, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ये भी एक पर्वत श्रेणी है, और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम अगर बात करते हैं इसके नाम की, तो ये है आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी आपको मैप में दिख जाएगा कि ये कहां पे है, फ्रांस से के आसपास आपको मिल जाएगा, इटली के आसपास आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है आपका मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कभी कभी जो है लोकेशन पूछ ली जाती है। तो आप देखिए ये है आपका फ्रांस, ये है आपका हंगरी, ठीक है, ये है आपका इटली, ये है आपका जर्मनी। तो इस टाइप से आप एरिया को देख सकते हो, ये पोलैंड है। तो इस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जिब्राल्टर जनसंधि आपने देखा ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, तो इनके आसपास है, तो इनको आप मैप व्यू से देखोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे काला सागर हो गया, काकेकस पर्वत हो गया, तो काला सागर के बगल में था काकेकस पर्वत, और काकेकस पर्वत के बगल में है आपका कैस्पियन सागर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है काकेकस पर्वत। यूराल नदी आपका सटा हुआ है यूराल पर्वत से, इस टाइप से। चलिए जो बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहां पे ये एक रिवर है, और ये कौन सी रिवर है, बात करते हैं बोल्गा नदी। ये है आपकी बोल्गा नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की। अब जो ये चीज आपने देखा, एक यहां पे अगर आपने एनिमेशन देख पाए होंगे, तो ये चीज क्या है, ये जो है आपका है लडोगा झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है कि लडोगा झील कहां पे है। तो लडोगा झील कहां पे है, आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है लाडोगा झील। तो ये हमने कुछ जो यहां पे देखा, एनिमेशन से सब कुछ देखा। मैंने एनिमेशन में आपको बताया कि ये है यूराल पर्वत, यूराल नदी, बोल्गा नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत, जिब्राल्टर जल संधि, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और अटलांटिक महासागर। तो ये हमने कुछ जो एनिमेशन के थ्रू देखा। अब हम आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए तो जल संधि बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जल संधि की बात करेंगे, वही जल संधि जो कि जिब्राल्टर जल संधि, जो कि हमने देखा यहां पे है स्पेन और मोरक्को के बीच में। और अगर महाद्वीप के अकॉर्डिंग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य में कौन सी जल संधि स्थित है, तो वो है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। ये देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपने अगर कल का एग्जाम पीएससी का दिया होगा, एमपीपीएससी जो कल एग्जाम हुआ था 12 तारीख को, उसमें अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये एक ज्वालामुखी है जिसका नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। तो पूछा गया था कि स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली जो है हमेशा ये प्रज्वलित ज्वालामुखी रहता है और हमेशा इससे धुआं निकलता रहता है। तो स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है और ये जो है सदा प्रज्वलित इससे गैसें निकलती रहती हैं, जिससे आसपास का भाग जो है प्रकाशित होता है, इसलिए इसको जो है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमध्य सागर के पास इसलिए लिपारी द्वीप पर जो है ये स्थित है। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों तक में इसके क्वेश्चन आते हैं। कल का एग्जाम दिया होगा तो आपने जरूर ये क्वेश्चन देखा होगा। चलिए तो बात करते हैं हम आगे कुछ फैक्ट्स की। अब मरुस्थल की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ झील की। तो झील की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप में जो फिनलैंड है, फिनलैंड को क्या बोला जाता है, झीलों का देश बोला जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फिनलैंड आप देख पाओगे, यह है फिनलैंड। उसके बाद बात करते हैं यूरोप की स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील की अगर बात कर लें, यानी कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात कर लें, तो वो झील है आपकी लडोगा झील, जो कि मैंने आपको बताया था। ये है आपका लडोगा झील फिनलैंड के पास। तो लडोगा झील जिसका अगर एरिया की बात कर लें तो 17,700 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया लडोगा झील का।
यह झील रूस में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको एशिया वाले पार्ट में यह बताया था कि रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और रूस का ही आधा भाग, आधा से ज्यादा भाग जो भी है वो आपका जो है साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो रूस और टर्की दो ऐसे आप बोल सकते हो देश हैं जो कि आपके एशिया महाद्वीप में भी आते हैं और यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम कुछ नहर की, नहरों को देख लेते हैं। तो यहां पे जो है एक कील नहर होगी इस गोले के क्षेत्र के अंतर्गत, कील नहर जो कि होगी यहां पे, एकदम एनिमेशन को आप थोड़ा गौर से देखिएगा, छोटा सा आपको दिखेगा। तो ये है कील नहर, कील नहर आपको यहां मिल गई। तो कील नहर जो है, अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये किस किस को जोड़ती है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है कील नहर, मैप को देखिएगा डेनमार्क के पास, ये है बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी और ये है नॉर्थ सी। तो किस किस को जोड़ रहा है, उत्तरी ठीक है, चलिए पहले अपन इसको देख लेते हैं। जो फैक्ट आया कि डेनमार्क और जर्मनी के बीच में, देखिए डेनमार्क आपको दिख रहा है और जर्मनी यहां पे है, ये है जर्मनी। ठीक, तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में तो आपको दिख गया, लेकिन इधर क्या है ये नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि बाल्टिक सागर और उत्तरी जो सी है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो फिर आंसर जाता है आपका कील नहर। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कील नहर किस किस को जोड़ता है, तो ये बहुत ही आईएमपी है, ये भी आईएमपी है लेकिन ये वेरी आईएमपी है। आईएमपी ये भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन ये बहुत आईएमपी, क्योंकि डेनमार्क और जर्मनी तो हम बता देते हैं, लेकिन बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर यहाँ पे कौन सा हम सी लगाएं। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी, कील नहर। इसकी ट्रिक कुछ ऐसा बना सकते हो बाल्टिक सागर और कील के लिए कि कील को अगर आप थोड़ा सा मोड़ दो तो हुक बन जाता है और उसमें जो है आप बाल्टी को टांग सकते हो। ठीक, उसमें आपको बाल्टी जो है टंग जाएगी। तो कील में बाल्टी को टांग दिया तो कील से बाल्टिक सागर एक जुड़ जाएगा और दूसरा उल्टी। तो मैप में आप देखो तो आपको याद हो जाएगा कि डेनमार्क जर्मनी के बीच में है और इधर है आपका बाल्टिक सागर और इधर है आपका उत्तरी सागर। चलिए कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे नदी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की नदियों में देखें तो विश्व की सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग की अगर हम बात करें तो वो है आपकी राइन नदी के ऊपर, राइन रिवर पर। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग राइन नदी पर है। बात करते हैं, यह नदी यूरोप के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह जलमार्ग देशों को उत्तरी सागर से जोड़ती है, जो कि उत्तरी सागर में जो है ये देखिए ये है आपका उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी, तो इसको जो है जोड़ती है राइन नदी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यह जलमार्ग आल्प्स पर्वत के क्षेत्र से उत्तर तक जाता है और नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 1230 किलोमीटर है राइन नदी की लंबाई। इस नदी के कुछ निम्न भाग है, 4-5 भागों में ये नदी बटी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो अपर, मिडिल, लोअर, हाई। तो इस टाइप से ये जो है 5 भागों में बटी हुई है। इसमें आपको ये याद नहीं रखना है, बस क्वेश्चन इससे ये बनता है कि सबसे ज्यादा व्यस्त नदी कौन सी रहती है, तो वो रहती है राइन नदी। एक ही क्वेश्चन इस पे बनता है। चलिए बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट की। नदियों में देखते हैं, एक और नदी हमने देखी थी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक डैन्यूब नदी है, जो कि बहुत ही फेमस नदी है। डैन्यूब सबसे महत्वपूर्ण नदी है, डैन्यूब यूरोप महाद्वीप की। इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2842 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और अगर हम इसको बात करें तो ऑस्ट्रिया, ठीक, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से बहती हुई यूक्रेन के सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो इतना सारा आपको याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है कि डैन्यूब नदी कहां गिरती है, तो डैन्यूब नदी जो है काले सागर में गिरती है। आप देख सकते हो ये रेड कलर से बना हुआ है, ये है आपकी डैन्यूब नदी और जाके जो है काला सागर ब्लैक सी के अंतर्गत गिर जाती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि डैन्यूब नदी कहां पे जाके किस सागर में गिरती है, तो ब्लैक सी में गिरती है। बात करते हैं डैन्यूब नदी के तट पर जो कुछ जो बंदरगाह हैं, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट बंदरगाह स्थित है। तो बुडापेस्ट को ज्यादा पूछा जाता है, आईएमपी है। पूछा जाता है बुडापेस्ट जो है किस नदी पे बंदरगाह है, तो वो डैन्यूब नदी के अंतर्गत आएगा। डैन्यूब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने एशिया में आपको बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब किसको कहा जाता है, मेकांग को कहा जाता है, यानी कि मेकांग नदी को डैन्यूब नदी का दर्जा दिया गया है। इस टाइप से जो है कई क्वेश्चन बनते हैं।
चलिए, तो अब इस मैप में भी हम कुछ नदी की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट नदी मैप में हमने देखा था, बोल्गा नदी के बारे में हमने देखा था और लडोगा झील भी देखी थी। तो बोल्गा नदी की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है आपकी बोल्गा नदी। इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 3687 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब नदी, लेकिन सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी बोल्गा नदी। बोल्गा नदी कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। जैसा कि हमने देखा था डैन्यूब नदी काले सागर में गिरती है, लेकिन बोल्गा नदी की बात करें तो बोल्गा नदी ये है, आप देख सकते हो बोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में आपकी गिरती है। अब हम बात करते हैं डॉन नदी की, थोड़ी सी फैक्ट को देख लेते हैं। डॉन नदी जो कि काला सागर में गिरती है उसे बोल्गा नदी से जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आजकल रिपीट हो रहा है कि किसको किससे जोड़ा गया है। तो डॉन नदी को जो है बोल्गा नदी से जोड़ा गया है, जिससे काला सागर से समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भाग में जा सके। अब डॉन नदी को क्या कर दिया, क्या बोल्गा नदी में जोड़ दिया, और जिससे अब क्या हुआ कि डॉन नदी काला सागर में गिरती थी तो काला सागर के थ्रू होते हुए डॉन नदी से होते हुए बोल्गा रिवर में आ जाएगी, और जिससे जो है महाद्वीप के भीतर जो है कई समुद्री जहाज आपके आ सकेंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी, परिवहन वहां का आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम कुछ अन्य फैक्टों की। तो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया है ये, दिस इज नॉट दलिया, डलिया। और किसको कहा जाता है? यूक्रेन को। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो है गेहूं या वीट का उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। तो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की दलिया यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है, जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है। बात करते हैं विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को। किसको कहा जाता है? विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को, जो कि फ्रांस के अंतर्गत है और ये सीन नदी के किनारे बसा है। इस पे क्वेश्चन बनता है, ये आईएमपी है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पेरिस बहुत ही सुंदर है, सुंदर नगर है, तो वहां पे अच्छे अच्छे सीन होंगे, तो हम पेरिस में जाके सीन देखते हैं, अच्छे अच्छे सीन देखते हैं। तो सीन नदी के किनारे बसी हुई है फैशन नगरी, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। ये आप देख सकते हैं पेरिस का जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कहां पे है। ठीक, तो ये पेरिस में आप देख सकते हैं। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस जो कि सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस एकमात्र यूरोप का खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है। तो ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है कि खनन उत्पादन में, खनन नहीं, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जाता है, शैंपेन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध जो वाइन है वो आपकी इसी इलाके में बनती है और विश्व में सर्वाधिक शैंपेन जो है फ्रांस में ही बनती है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप जाएंगे तो शैंपेन बहुत सी सस्ती मिलेगी, जो कि आपने देखा होगा, लोग उसको पीने में कम, उड़ाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं शैंपेन में। चलिए बात करते हैं हम विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून का जो उत्पादक देश है वो है आपका, अगर हम बात करें तो इटली आ जाएगा। ठीक, इटली। अब इटली के अंतर्गत की हम और बात कर लें इटली के बारे में, तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जिस प्रकार भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार इटली के उत्तर में जो है आल्प्स पर्वत है। इसी प्रकार की तरह यहाँ की भूमि जो है कृषि प्रधान है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत, मतलब यूरोप का भारत, के सीधे क्वेश्चन बनता है यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत कहा जाता है आपको इटली को। इटली की गंगा, मोस्ट आईएमपी फैक्ट, वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा जो है पो नदी को, किसको कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलिए यहां पे हमने कुछ जो बना के रखा आप देख सकते हैं। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है लंदन और पेरिस को जोड़ता है। ये चैनल जो है टनल है, आप देख सकते हो, ये चैनल टनल है आपका, सी के अंदर से यहां से ऐसे गया हुआ है, ये फ्रांस को जोड़ता है। ठीक है, लंदन को फ्रांस से आपका जो है फ्रांस में पेरिस से जोड़ता है। इस टाइप से ये टनल सबसे लंबा है। मॉस्को की अगर हम बात करें तो मॉस्को को 5 सागरों का जो है पतन कहा गया है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 सागरों का पतन कैसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मॉस्को को।
कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो लंदन जो है सबसे बड़ा नगर है, जो कि टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, थेम्स नदी भी बोला जाता है और टेम्स नदी भी बोला जाता है। तो जो आपको पढ़ना हो अच्छा लगे, बस आपको याद रखना कि लंदन किसके किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। और अगर हम बात करें पेरिस की, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे था। कुछ और पॉइंट देखते हैं। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग फ्रांस के पेरिस से तुर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य जाता है, जिसको हम ओरिएंट रेल मार्ग भी कहते हैं। तो ये एक फैक्ट और था। बात करते हैं, ये एक फिर से अगेन आया, आईएमपी गल्फ स्ट्रीम एक धारा है जिसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है ये कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है। तो यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम धारा को कहा जाता है, वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। पर्वत की बात करें तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है एल्बुर्ज पर्वत, जो कि रूस के अंतर्गत स्थित है। अब रूस पे आप एशिया मत पहुंचेगा, मैं बता चुका हूं, एशिया में रूस को साइबेरिया कहते हैं। ठीक, रूस यूरोप में है वो। तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर है और यह रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट ब्लैक किसकी ऊंची चोटी है, तो वो है आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, और जो कि फ्रांस में स्थित है। और आल्प्स का अधिकतर विस्तार जो है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आया है। स्विट्जरलैंड का नाम आ गया है तो इसके भी हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड को जो है, स्विट्जरलैंड इसको यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं या प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, ये भी वेरी आईएमपी है। पूछा जाता है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पे इस इमेज में क्या दर्शाया गया वो मैं आपको बताता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स जो आएंगे आपके ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। मतलब ये तो हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, ये पीला वाला भाग जो पीले से आउटिंग है। अब लेकिन उत्तरी आयरलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर हमने ले लिया तो ये फिर यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बनता है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड जब मिल जाता है तब जो है ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बनता है। और अगर सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात करें तो ये मिला के ग्रेट ब्रिटेन ही वो रहता है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि इसे यूरोप के मुख्य भाग से अलग करती है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि जो है इसे यूरोप के मुख्य भाग से अलग करती है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे जो है हमने तीसरे पार्ट में वर्ल्ड जियोग्राफी के यूरोप महाद्वीप देखा, जिसके मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स जो थे मैंने उनको आपको याद कराने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। ठीक, मैं स्कॉलर एलाइट का एडमिन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको सही मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, और अगर भूल बस कोई गलती हो जाती है तो कृपया माफ़ करें, और जहां से आपको एकदम करेक्ट डेटा मिले तो उसको कृपया जो है सही कर लें, सही आंसर को ग्रैस्प कर लें, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो कुछ मुझसे भी हो जाती हैं, कई वीडियोस में गलती हुई हैं, लोगों के कमेंट आए हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गलत होने पे घबराएं ना, उसको इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सर्च करें, क्योंकि जो हम लोग स्लाइड्स वगैरह तैयार करते हैं तो कभी टाइपिंग मिस्टेक या कभी ज़्यादा वर्क के कारण कुछ पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। मोस्टली गलत नहीं होते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही मटेरियल दिया जाए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कम से कम गलती करने की हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस में गलती पाई गई हैं जो कि शुरू के वीडियोस थे। आजकल हम लोग बहुत स्टडी करने के बाद वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो कृपया अगर गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, तो अब जो बात करें कि हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की जो है लिंक देख पाएंगे। तो लिंक को उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो भी देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।